इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ये हम कल भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, कोहेसिव फोर्स जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा है। और अगर हमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है तो कुछ ना कुछ वर्क हमें जो है करना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। तो मिनिमम एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत है क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से, इस एनर्जी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। तो मीनिंग क्या हुआ था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर्स इन्फ्लुएंस। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सरफेस टेंशन। आज हम उसकी जो है कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स चेक करेंगे यहाँ पर जहाँ पर सरफेस टेंशन जो है अप्लाई होता है। तो सबसे पहला केस आता है हमारा रेन ड्रॉप का। रेन ड्रॉप, बारिश जिस टाइम होती है तो रेन की ड्रॉप जो होती है उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है शेप उसकी? स्फेरिकल। और स्फेरिकल क्यों हो जाती है? क्योंकि ड्रॉप जो है सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो कैसी हो जाती है? स्फेरिकल शेप हो जाती है। तो रेन ड्रॉप जो है का केस अगर ले हम, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल। किस वजह से स्फेरिकल है? इन शेप, बिकॉज ईच ड्रॉप tends to acquire minimum surface area, हर एक ड्रॉप जो है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मीनिंग क्या है? ड्रॉप की जो शेप है वो स्फेरिकल क्यों है? सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होती हैं। और भी हम कर सकते हैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर एक केस गिवन है, एक ग्रीस्ड आयरन नीडल, मीनिंग आयरन की कोई नीडल है जिसको ग्रीस लगा दिया गया है, इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट रेस्ट, द नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। मीनिंग क्या है? अगर हम एक नीडल लें, उस नीडल को वाटर के सरफेस पर रखें, मान लो ये हमारे पास वाटर है, वाटर एक हमने कंटेनर के अंदर ले लिया वाटर को, और एक नीडल जो है, मान लो एक नीडल लेते हैं, कोई भी नीडल ले लिया हमने, और नीडल पे क्या लगा लिया? ग्रीस लगा लिया इसके ऊपर। और ग्रीस लगाने के बाद अगर हम इसको कहाँ पर रखते हैं? वाटर के सरफेस पर रखते हैं। तो जैसे हम वाटर के सरफेस पर रखेंगे तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, वेट mg, और वाटर में थोड़ा सा जो है वाटर का लेवल जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा वाटर में। वाटर में जब डिप्रेशन क्रिएट होगा तो यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा, टेंजेंट टू द सरफेस। ये देखो सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन लगा हुआ टेंजेंट टू द सरफेस, टी से दिखा दिया मैंने इसको। तो जब सरफेस टेंशन लगेगा तो इस सरफेस टेंशन की वजह से एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन का कंपोनेंट, ठीक है। और इसका वेट जो है इस टेंशन के कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये T1 कंपोनेंट जो है इसका टेंशन का, वो इसको क्या कर देगा? वेट को बैलेंस, जिसकी वजह से ग्रीस जो ये ग्रीस लगा हुआ आयरन का जो नीडल है ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास है। द बिट्स ऑफ कैम्फर, are seen dancing on the surface of water due to surface tension। सरफेस टेंशन की वजह से जो छोटी छोटी बिट्स होती है कपूर की या कैम्फर की, वो जो है वाटर के अंदर डांस करते हुए नज़र आते हैं, कभी इधर मूव करते हैं कभी उधर। वो किसकी वजह से करते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन वो ऐसा करते हैं। ऐसे ही अगर ऑयल ड्रॉप का केस ले, ऑयल ड्रॉप spread on
कोल्ड वाटर। वाटर के सरफेस पर जो ऑयल ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाती है। मीनिंग क्या, ऑयल ड्रॉप को अगर कोल्ड वाटर के सरफेस पर हम रखें तो वो स्प्रेड हो जाती है। क्यों स्प्रेड हो जाती है? क्योंकि ऑयल ड्रॉप की जो सरफेस टेंशन है वो कोल्ड वाटर से कम होती है। लेकिन ऐसा ही अगर हॉट वाटर के साथ करें, फॉर हॉट वाटर, मीनिंग क्या, पानी को गर्म कर दें तो ऑयल ड्रॉप जो है वाटर के सरफेस पर जो है फिर क्या नहीं करेगी, स्प्रेड नहीं होगी। क्यों नहीं स्प्रेड होगी? क्योंकि ऑयल ड्रॉप की जो सरफेस टेंशन होगी वो हॉट वाटर से ज़्यादा हो जाएगी इस केस में। ठीक है भाई, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ऑयल ड्रॉप को जब कोल्ड वाटर के सरफेस पर हम प्लेस करते हैं तो वो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि हॉट वाटर के सरफेस पर जो है वो ड्रॉप की फॉर्म में ही रहती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑयल ड्रॉप की सरफेस टेंशन कोल्ड वाटर से कम होती है, जबकि हॉट वाटर से क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अगर हम दो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, मान लो ये कोई भी लिक्विड हमने कंसीडर किया है किसी कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में हमने लिक्विड ले लिया है और लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं। एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हम उसकी सरफेस वाली लेयर पर कंसीडर करते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल हम अंदर उसके लिक्विड के कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, हमें पता है इस मॉलिक्यूल के अराउंड वाटर या लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो इसके ऊपर हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मीनिंग क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है अगर हम इसकी बात करें, इसके चारों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो इसको हर एक डायरेक्शन में इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इधर वाला फोर्स जो है इधर वाले फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के फोर्स से क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ये ना ऊपर मूव करेगा ना ही नीचे मूव। ये मॉलिक्यूल किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बट अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, जो मॉलिक्यूल हमने सरफेस के ऊपर लिया जिसका कुछ पार्ट बाहर की तरफ दिखाया हुआ है, तो इसके इस तरफ जो है वाटर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स है जो इसको अट्रैक्ट करेंगे, इधर ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि नेट फोर्स अगर इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर अगर नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स किधर लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल सरफेस से किधर मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो जब ये नीचे मूव करेगा तो जो इसका सरफेस का एरिया है, इतना एरिया जो है लिक्विड के सरफेस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि लिक्विड क्या ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया, और जिसकी वजह से क्या लगता है, सरफेस टेंशन। मीनिंग के सरफेस टेंशन, जो लिक्विड के ऊपर जो सरफेस टेंशन लगता है वो सरफेस टेंशन एक तरह से क्यों लगा हुआ है, इन कोहेसिव फोर्सेज की वजह से लगा हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करना चाहता है या स्टेबल होना चाहता है, इसलिए जो है क्या लगता है, इसलिए सरफेस टेंशन जो है इसके ऊपर लगता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, थ्योरी आप इसकी बुक में से पढ़ सकते हो और बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया क्या यूज हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सरफेस एनर्जी, इसी से रिलेटेड है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या होगी, अब देखो अगर एक मॉलिक्यूल्स को हमें नीचे से ऊपर, मीनिंग क्या, सरफेस का एरिया अगर हमें इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूल को नीचे से हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जब मान लो वाटर के लेवल के, मीनिंग जो मॉलिक्यूल हमें नीचे गिवन है, जब उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे हमें करना पड़ेगा, और जो कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सरफेस एनर्जी ऑफ ए गिवन लिक्विड surface energy of a given liquid is defined as the amount of work done against the force of surface tension
इन्फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस, इन्फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस of given area at constant temperature। मीनिंग कोई भी गिवन एरिया अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, उस वर्क डन को हम जो है क्या नाम देंगे, सरफेस एनर्जी का नाम देंगे। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, सरफेस एनर्जी। शॉर्ट में अगर राइट करें हम, सरफेस एनर्जी जो आएगी दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। जितना एरिया हमने इंक्रीज किया है या जितना एरिया हमने क्रिएट किया है उसके लिए हमारे पास सरफेस एनर्जी का ये फॉर्मूला होगा। तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, फिर जितना एरिया इंक्रीज हुआ उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सरफेस एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं, मान लो हम एक मेटल कोई भी फ्रेम लेते हैं एक, जिसके अंदर ये जो यहाँ पर मैंने इस फ्रेम के अंदर एक आर्म लगाई है PQ जो कि मूव कर सकती है, और ये हमारे पास एक फ्रेम हो गया है PQ, BC एंड PQ। इसको हम जो है एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, मान लो सोप सॉल्यूशन हम लेते हैं, और जब हम इसको डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो एक फिल्म बन जाएगी, यहाँ पर थिन फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक थिन फिल्म, जैसे वाटर बबल्स आप लोग बनाते हो तो उसमें एक थिन फिल्म बन जाती है। तो ये एक थिन फिल्म बन जाएगी, यानी कि सरफेस टेंशन लगेगा। और सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से इसका एरिया कम हो जाता है। बट अगर हम इसका एरिया इंक्रीज करने के लिए इस PQ आर्म के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस करवा देते हैं कुछ अमाउंट में, मान लो हम इसको X अमाउंट में डिस्प्लेस करवाते हैं इधर, और इसकी लेंथ जो है BC की L लेंथ है, तो अगर हम इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं L लेंथ के ऊपर, और फोर्स लगा करके हम इसका जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज कर देते हैं X, तो यहाँ पर कुछ एरिया इसका जो है ये इंक्रीज हो रहा है, इतना एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स अगर हम फाइंड आउट करें, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा F, सरफेस टेंशन अगर लिक्विड की S है। अब देखो दो सरफेस इसके एग्जिस्ट करेंगे, दो सरफेस होंगे, एक सरफेस लेयर का ऊपर वाला होगा, एक सरफेस लेयर का नीचे वाला होगा, ऊपर और नीचे। इसलिए लेंथ जो हम यहाँ पर कितनी सपोज करेंगे, 2L लेंथ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2L। और अगर यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया हम निकालते हैं, एरिया में जो इंक्रीमेंट हुआ है ये एरिया अगर हम निकालते हैं, इंक्रीज इन एरिया ऑफ थिन फिल्म, फोर्स लगाने के बाद जो थिन फिल्म में एरिया में इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना आएगा, X ब्रेड्थ हो गई है, X हमने डिस्प्लेस करवाया इसको, और 2L इसकी लेंथ है, तो इतना एरिया हमारा इंक्रीज हो जाता है X इंटू 2L। तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन निकालेंगे स्ट्रेचिंग द फिल्म। क्या निकालेंगे सबसे पहले, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, तो ये वर्क डन जो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना करवाया, X डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर S 2L, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल, कम से कम किसके इक्वल लगाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के, तो ये आ जाएगा। तो S इंटू 2LX, 2LX को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया। और अगर एरिया में स्मॉल चेंज आया है, मान लो DA डेल्टा A जो है एरिया में चेंज आया है
x इंटू 2l जो है ये डेल्टा है, स्मॉल अमाउंट में लिखा डेल्टा से हमने, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डेल्टा ए। तो मीनिंग इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ये वर्क डन जो है स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट एरिया मैंने पहले ही लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आएगा, जितना एरिया हम इंक्रीज करेंगे उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, सरफेस एनर्जी, तो ये कितनी आएगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन एरिया से, तो ये हमारी सरफेस टेंशन के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, सरफेस टेंशन के इक्वल। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालें सरफेस एनर्जी का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, तो एक तरह से वर्क डिवाइड बाई क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर सिंपली देखा जाए वर्क डिवाइड बाई क्या है, ये एरिया है। और वर्क की जो डायमेंशन होता है m1 L2 t की पावर -2, और एरिया के लिए आ जाएगा l की पावर 2। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा सरफेस एनर्जी का, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2 आ जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की, बात करते हैं यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा। अगर हम लिक्विड सपोज करते हैं, लिक्विड की अलग अलग शेप जो है हम कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास कोई लिक्विड गिवन है, और लिक्विड जो है हमारे पास, इसकी जो अपर लेयर है वो हमारी प्लेन है। कैसी है हमारी अपर लेयर, प्लेन, प्लेन सरफेस कंसीडर करते हैं यहाँ पर। अगर सरफेस लिक्विड इधर भी फोर्स लगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, इधर भी लगा, और फोर्स जो है टेंजेंट टू द सरफेस लगता है, तो ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर देंगे। तो ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, अगर प्लेन किस में, ये सरफेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस सरफेस के ऊपर कोई एक्सेस प्रेशर नहीं लगा हुआ, ना तो ऊपर से नीचे की तरफ, ना ही नीचे से ऊपर की तरफ। किसके अंदर, अगर सरफेस जो है लिक्विड का वो कैसा है, प्लेन है, प्लेन सरफेस। अगर हम कैसा ले, इफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, नो एक्सेस प्रेशर, कोई एक्सेस प्रेशर नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो अगर हम नेक्स्ट हम अगर कंसीडर करें, हमारा जो सरफेस है वो इस तरह से है, मीनिंग सरफेस हमारा जो है कन्वेक्स सरफेस है, ये इधर लिक्विड है। तो जो ये मान लो कोई भी पॉइंट है ओ, कन्वेक्स सरफेस लेते हैं अगर हम, कन्वेक्स सरफेस, तो हमें पता है सरफेस टेंशन जो लगेगा वो टेंजेंट टू द सरफेस लगता है। इधर लगेगा सरफेस टेंशन, इधर टेंजेंट टू द सरफेस, ये सरफेस टेंशन लगेगा। और नेट अगर इनका रिजल्टेंट देखें हम दोनों का, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हमारा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो लिक्विड को बैलेंस करने के लिए लिक्विड के अंदर से एक जो है फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए कनकेव साइड से, देखो इधर से इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से यहाँ ओ पॉइंट पर कोई प्रेशर लगेगा, जिस प्रेशर को बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। तो मीनिंग एक्सेस प्रेशर जो लगा है विल एक्ट, कैसे लगेगा, टुवार्ड्स द कनकेव साइड, कनकेव साइड पर एक्सेस प्रेशर लगेगा। और अगर हम लिक्विड की शेप इस तरह से लेते हैं, ऊपर की तरफ कनकेव लिक्विड की शेप है, अगर हमारा जो मनिस्कस है वो कैसा बना हुआ है, यहाँ पर मनिस्कस कैसा था, कन्वेक्स था, यहाँ मनिस्कस कैसा है, कनकेव। अगर कनकेव सरफेस है
कनकेव सरफेस में देखो यहाँ से सरफेस टेंशन इस तरह से लगा हुआ है, और इस सरफेस टेंशन की वजह से नेट जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये जो फोर्स है ये एक्सेस प्रेशर की वजह से लगेगा, और यानी कि एक्सेस प्रेशर इस बार भी किस तरफ लगा हुआ है, कनकेव साइड पर। तो एक्सेस प्रेशर जो लगेगा विल एक्ट टुवर्ड्स द कनकेव साइड, मीनिंग चाहे शेप कैसी मर्जी हो, चाहे कनकेव कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, एक्सेस प्रेशर हमेशा किस तरफ लगेगा, कनकेव साइड जो है एक्सेस प्रेशर लगता है। फॉर द कर्व्ड सरफेस of liquid in equilibrium, the pressure on concave side of liquid will be greater than pressure on its convex side। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है जो प्रेशर कनकेव साइड पर लगेगा वो प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगेगा किससे, जो प्रेशर किधर लगा हुआ है, कन्वेक्स साइड पर लगा हुआ लिक्विड की। तो आज इतना ही आप रीड करोगे। थैंक यू वेरी मच।